हॉट टॉपिक बना हुआ है वेरिकोसील, उसके बारे में आपको ज़रा मैं डिटेल से समझाता हूँ कि ये होता क्या है, इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, और क्या हर वेरिकोसील के मरीज़ को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या किसी एक नौबत आती है इस तरह की कि जिसके ऊपर कहा जाता है कि जी अब आप वेरिकोसील का ट्रीटमेंट करा लें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माजिद है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ बेस्ड इन साहिवाल। आज एक टॉपिक जो कि बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है वेरिकोसील, उसके बारे में आपको ज़रा मैं डिटेल से समझाता हूँ कि ये होता क्या है, इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, और क्या हर वेरिकोसील के मरीज़ को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या किसी एक नौबत आती है इस तरह की कि जिसके ऊपर कहा जाता है कि जी अब आप वेरिकोसील का ट्रीटमेंट करा लें। तो वो सबसे पहले वेरिकोसील होती क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है कि जो टेस्टिकल्स हैं, जो खसियाँ हैं, ये अल्लाह पाक ने जिस्म से इसलिए बाहर रखे हुए हैं ताकि इनका टेम्परेचर बॉडी से थोड़ा कम रहे। उसकी वजह ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो जरसूमें पैदा करने की सलाहियत है, वो कम टेम्परेचर पे बेहतर प्रोडक्शन होती है, बेहतर परफॉर्मेंस होती है। इसका काउंटर करंट एक्टिविटी और इसका ब्लड वापस लेके जाना और इस सारी चीज़ों को मिला के तो तकरीबन बॉडी से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर जोन सा है वो टेस्टिकल्स का होता है। तो इसके अंदर अब होता क्या वेरिकोसील के अंदर कि जो गंदा खून बॉडी को वापस जा रहा होता है वो प्रॉपरली ड्रेनेज उसका ख़राब हो जाता है। जो दरवाजे हैं, जो वॉल्व्स हैं जो उनसे वो एक तरफ को तो खुलते हैं लेकिन वो दूसरी साइड पे भी इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। खून ऊपर जा रहा होता है लेकिन वापसी पे भी दरवाजे खुले रहते हैं और नीचे पूल होना शुरू हो जाता है। उससे होता क्या है कि जो टेस्टिकल्स का टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू हो जाता है, वो बॉडी के बराबर आना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से फिर मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकल कंडीशंस में जो उनका पेशेंट है वो प्रेजेंट करना शुरू कर देता है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस वक्त मरीज़ को पता लगता है कि जी मुझे तो वेरिकोसील की बीमारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन, पेशेंट प्रेजेंट करता है कि मुझे टेस्टिकल में एक साइड पे पेन है या दोनों साइड पे पेन है, और वो पेन जो है वो ड्रैगिंग, खिंचाव वाली नेचर की है और गुर्दे को भी वो खिंचाव डाल रही है और अनकंफर्टेबल होता है पेशेंट। सेकेंडली जो प्रेजेंटेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो इनफर्टिलिटी के साथ होती है। सारी वेरिकोसील जौन सी है वो इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करती, और एक लेवल के ऊपर जाके वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या तरीकाकार है और किस तरह होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप पुलिस में या आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए गए हैं और वहाँ पे आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान पता चला है कि जी आपको तो वेरिकोसील है। या चौथी चीज़ ये हो सकती है कि नहाते हुए आप अगर अपने टेस्टिकल्स को पैल्पेट करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो आपने नोटिस किया कि मेरे एक खसिए का या दोनों खसियों का जो साइज़ है वो मुझे लग रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो आप डॉक्टर के पास आते हैं और तशखीस में पता लगता है कि आपको तो वेरिकोसील है। अब इसको डायग्नोस किस तरह किया जाता है? डॉक्टर के पास आते हैं, सबसे पहले आपकी हिस्ट्री है, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन के ऊपर डॉक्टर आपको एग्ज़ामिन करता है, आपके टेस्टिकल्स को एग्ज़ामिन करता है, और उसके अंदर सम टाइम नज़र आ जाती हैं, सम टाइम पैल्पेट हो जाती हैं। कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि ना नज़र आ रही होती हैं ना पैल्पेट हो रही होती हैं। तो उसके लिए डॉक्टर जौन सा है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करता है, अल्ट्रासाउंड एडवाइस करता है, और उस अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें पता लगता है कि क्या आप वेरिकोसील के मर्ज़ में मुब्तला हैं या नहीं है। मतलब अगर नज़र आ रही हैं तो वो सबसे हाई ग्रेड की हैं, अगर वो पैल्पेट हो रही हैं, महसूस हो रही हैं, तो वो उससे कम ग्रेड की हैं, और अगर वो अल्ट्रासाउंड पे आ रही हैं तो उसको हम सब क्लिनिकल कहते हैं कि वो सबसे कम ग्रेड की हैं। क्या हर वेरिकोसील के पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इलाज की ज़रूरत होती है? तो इसको हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आप इंसिडेंटली डायग्नोज हो गए हैं कि आपको वेरिकोसील है लेकिन सिम्टम्स कोई नहीं है, इनफर्टिलिटी नहीं है, तो आपको डॉक्टर हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन पे रखे और डायरेक्ट ट्रीटमेंट के ऊपर जंप ना करे। लेकिन अगर वेरिकोसील लो ग्रेड की भी है और आपको सिम्टम्स हैं या आपने रिक्रूटमेंट के लिए जाना है और उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप इसको ट्रीट करा के आएँ, तो उस सूरत में हो सकता है कि फिर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि आप इसका ट्रीटमेंट करवा लें। और थर्ड चीज़ इनफर्टिलिटी। अगर आम पॉपुलेशन के अंदर देखें तो तकरीबन 15% ऑफ द होल पॉपुलेशन उसके अंदर वेरिकोसील हमें मिलती है,
लेकिन अगर हम इन 15% को देखें तो इसमें से 40% जो से हैं वो इनफर्टाइल होते हैं ड्यू टू वेरिकोसील। अब वेरिकोसील करती क्या है कि वेरिकोसील ने टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया। वेरिकोसील ने आपकी जो स्पर्म प्रोडक्शन है या स्पर्म की जो क्वालिटी है उसको डैमेज कर दिया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से या किसी भी वजह से, तो इनफर्टिलिटी कॉज हो गई है। तो अब इसके अंदर सेकंड जो क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में आता है कि चले ट्रीटमेंट का तो आपने बता दिया, तो क्या ट्रीटमेंट के बाद 100% इम्प्रूवमेंट है, सारे के सारे मरीज़ बेहतर हो जाएंगे? तो उसके अंदर ये गाइड करना ज़रूरी है कि इलाज तो लाजिम है। इनफर्टिलिटी ड्यू टू वेरिकोसील आ गई है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आप वेरिकोसिलेक्टमी की तरफ जाएं। लेकिन क्या सारी वेरिकोसिलेक्टमी के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वेरिकोसिलेक्टमी के बाद तकरीबन 18 से 20% लोगों में इम्प्रूवमेंट आती है, जो कि एक बड़ा नंबर है, एक अच्छा नंबर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वेरिकोसील, उसका सिम्टम्स, उसका डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट, अगर खुदा ना खास्ता इसके अलावा भी आपके जहन में इसके बारे में किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो काइंडली नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।